वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में देखा था कि सिस्टम डिजाइन में कम्युनिकेशन कैसे होता है। इस वीडियो में देखेंगे कि उसके प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, किन बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से होता है, वो सब देखेंगे। तो पहला जो मेथड है उसे कहते हैं पुश एंड पुल मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई एप्लीकेशन 1 है, यहाँ एप्लीकेशन 2 है, ओके। एप्लीकेशन 1 को यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है और ये उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो तो हुआ क्लाइंट और जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो हुआ सर्वर। अब यहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो इनिशिएट करता है वो क्लाइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, और जो उसका रिस्पॉन्स दे रहा है वो सर्वर हो गया। तो जब कम्युनिकेशन जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है, मतलब क्लाइंट जब होता है, क्लाइंट जब डाटा का रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन और डाटा, इंफॉर्मेशन या डेटा का रिक्वेस्ट करता है, तो उसे कहते हैं पुल मेथड। पुल मेथड सॉरी। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन जो क्लाइंट है वो डाटा का रिक्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि सर्वर खुद ब खुद डाटा उसको भेजता है। उसे कहते हैं पुश मेथड। आपने कई बार देखा होगा, पुश मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल है नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं किसी ऐप से, आपके फोन में नोटिफिकेशन अपने आप आ जाता है, उसे कहते हैं पुश मेथड, इसीलिए उसे कहते हैं पुश नोटिफिकेशन। तो जहां पर क्लाइंट ने डाटा का रिक्वेस्ट नहीं किया है, नोटिफिकेशन का रिक्वेस्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी उसके पास आ गया, तो उसे कहते हैं पुश मेथड। अब क्या दिक्कत है यहाँ पर, देखिए पुल मेथड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए क्लाइंट ने एक डाटा का रिक्वेस्ट किया सर्वर से, सर्वर के पास अभी उसका रिजल्ट नहीं है, अभी वो कैलकुलेशन कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। फिर कुछ देर बाद फिर से रिक्वेस्ट करेगा, हो सकता है अभी तक उसके पास रिस्पॉन्स ना आया हो, फिर वो वहाँ पर वेट करेगा, फिर क्या होगा, फिर तीसरी बार यहाँ रिक्वेस्ट करेगा, तो इसको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, बार बार नेटवर्क कॉल वेस्ट हो रहा है। तो पुल मेथड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कि हो सकता है सर्वर अभी बिजी हो या सर्वर ने अभी कैलकुलेशन ना किया हो, तो एक दिक्कत आता है। और इस दिक्कत को खत्म करता है नया मेथड जिसे कहते हैं लॉन्ग पोलिंग। लॉन्ग पोलिंग, अब लॉन्ग पोलिंग में क्या होता है इसे समझिए, एकदम पुल की तरह है, थोड़ा सा चेंज है। ये क्लाइंट है, इसने कुछ रिक्वेस्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट किया किससे, सर्वर से। अब अगर सर्वर के पास डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स डिले हो जाएगा, रिस्पॉन्स डिले हो जाएगा। और रिस्पॉन्स डिले हो जाएगा तो इसमें दो कंडीशन लगेगी, या तो क्लाइंट वेट करेगा जब तक डेटा नहीं आ जाता, क्लाइंट वेट, या तो टाइम आउट हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, जब क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट किया तो उसका एक टाइम आउट मिल गया कि इसको 3 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए। 3 सेकंड से पहले अगर डेटा आ गया तो 3 सेकंड, अगर 2 सेकंड पे आ जाए तो 2 सेकंड तक क्लाइंट को वेट करना पड़ा, अगर 3 सेकंड तक नहीं आया तो वो टाइम आउट हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है, ये अच्छा चीज इसमें है ये है कि आपको बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। जब भी सर्वर के पास 3 सेकंड के अंदर जब भी वो रिस्पॉन्स रेडी हो जाएगा, सर्वर वो रिस्पॉन्स क्लाइंट को दे देगा, तो क्लाइंट को जितने उतने सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। एक दिक्कत है, या तो टाइम आउट तक वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है, वो है कि यहाँ पर इसका थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। जैसे सर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, तो एक थ्रेड के थ्रू करेगा थ्रेड, तो वो थ्रेड तब तक के लिए 3 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाएगा, या जब तक उसको डाटा नहीं मिल जाता तब तक वो ब्लॉक हो जाता है। एक ये प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया और लॉन्ग पुलिंग क्यों लाया गया। बेसिकली पुलिंग में बार बार पुलिंग, और जो यहाँ पर है इसके पहले वाला पुल मेथड में, उसमें बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा था, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि सर्वर के पास डेटा नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार रिक्वेस्ट कर दिए, सर्वर क्लाइंट आराम से वेट कर रहा है, सर्वर अपना काम कर रहा है। अगर टाइम के अंदर कर दिया तो डाटा अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप बार बार रिक्वेस्ट करने से बचते हैं,
लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है, जब तक आपको डेटा नहीं मिल जाता या टाइम आउट नहीं हो जाता तब तक आपका थ्रेड वहां पर ब्लॉक हो जाता है, वो थ्रेड और कोई काम नहीं कर पाता। ये एक दिक्कत आती है। अब तीसरा चौथा तरीका देख लेते हैं, उसे कहते हैं सॉकेट कनेक्शन। सॉकेट कनेक्शन बेसिकली क्या होता है, ये टू वे कनेक्शन होता है। टू वे कनेक्शन होता है, यानी कि टू वे कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि मेरा क्लाइंट है, ठीक है, एक सर्वर है। अब जब भी इन दोनों लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ डाटा होगा, तो एक चैनल बना दिया जाएगा जिसके थ्रू से यही दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक चैनल होगा जो कि टीसीपी पे बना होगा, एक कनेक्शन चैनल होगा बेस्ड ऑन टीसीपी। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ऐसी एप्लीकेशन जैसे कि जहाँ पर मैसेजिंग हो, चैटिंग टाइप की चीज़ें हो, दो लोग एक दूसरे को कोई ना कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो टू वे कनेक्शन है और इन दोनों का ही टू वे कनेक्शन है, कोई तीसरा ना देख पाए। तो ऐसी जगहों पर हम सॉकेट कनेक्शन बना देते हैं दोनों के बीच में, जिसके कारण वो दोनों आराम से कम्युनिकेशन कर सके। ये होता है सॉकेट कनेक्शन। और सॉकेट कनेक्शन की तरह ही एक कनेक्शन और होता है, कुछ उसमें डिफरेंस होते हैं, उसे कहते हैं SSE, सर्वर सेंड इवेंट। इसमें क्या होता है, सर्वर सेंड इवेंट में क्लाइंट है और सर्वर है, इसके बीच में भी चैनल कनेक्शन होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि सर्वर से बार बार डेटा भेजता है, क्लाइंट डेटा नहीं भेजता। जब सर्वर ज्यादा डेटा भेजने लगे, क्लाइंट को अगर कभी डेटा भेजना है तो वो किसी दूसरे मेथड से भेजेगा, एन अदर मेथड का यूज करेगा, उसकी चैनल के थ्रू नहीं भेजेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड देखते होंगे, तो वहां पर सर्वर बार बार आपको रन अपडेट करता है, कौन से बैट्समैन ने कितना रन बना दिया, कितनी बॉल हो चुकी है, बार बार आपको अपडेट करता है, लेकिन आप उसको कौन सा अपडेट दे रहे हो, कुछ नहीं। तो इस जगह पर SSE का यूज होगा। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में आप हर समय वो अपने डाटा को अपडेट कर रहा है, आप चीजों को अपडेट कर रहा है, शेयर प्राइस को अपडेट कर रहा है, सब कुछ अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्वर बार बार चीजें भेज रहा है आपके पास। आपको शायद पूरे दिन भर में 1, 2, 10 बार आप कभी बाई या सेल करने का शेयर लगाएंगे आप रिक्वेस्ट, तो आपने 10-12 बार ही भेजा, लेकिन वो हर एक सेकंड में आपको नया अपडेटेड डाटा दिखा रहा है। तो आप सिर्फ सर्वर बहुत ज़्यादा डेटा भेज रहा है, तो यहाँ पर SSE का यूज होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ 5 तरीके के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। अब नया टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। 2 और टॉपिक है इसमें। एक है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी एकदम जैसे कॉलेज का होता है, सेम प्रॉक्सी होता है। ऑन बिहाफ ऑफ यू, अगर कोई काम करे आपके बिहाफ पे, कोई अटेंडेंस लगाता है कॉलेज में, सेम तरीका ऑन बिहाफ ऑफ यू अगर कोई काम करे सर्वर की दुनिया में, तो उसे ही कहते हैं। अब ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी, एक होता है रिवर्स प्रॉक्सी। अब इन्हें देख लेते हैं ये क्या होता है। तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होता है कि मान लीजिए ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, तो क्लाइंट यहाँ डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं करता सर्वर से, बल्कि बीच में एक प्रॉक्सी रख देता है। तो क्लाइंट इस प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट करता है, प्रॉक्सी सर्वर को करता है, सर्वर फिर प्रॉक्सी को करता है और प्रॉक्सी फिर क्लाइंट को करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वर को पता ही नहीं चलता कि क्लाइंट है कौन, सर्वर को पता ही नहीं चलता क्लाइंट कौन है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है कि कई वेबसाइट ऐसी होती हैं कि हर कुछ ना कुछ वेबसाइट किसी ना किसी कंट्री में ब्लॉक होती है। तो अगर क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, तो सर्वर जान जाएगा कि ये जो बंदा है इस कंट्री से कर रहा है और यहाँ पर मेरी वेबसाइट ब्लॉक है, तो वो नहीं चलेगी। तो क्लाइंट क्या करता है, प्रॉक्सी यूज करेगा, यहाँ पर करेगा। अब प्रॉक्सी से अगर सर्वर के पास किया, तो सर्वर को पता ही नहीं चला क्लाइंट मेरा कौन है। जहाँ पर वो प्रॉक्सी होगा वो तो समझेगा बस वही है क्लाइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको रिक्वेस्ट कर देगा और ये फिर यहाँ दे देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहाँ इस्तेमाल होती है। अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, रिवर्स प्रॉक्सी कहाँ यूज होती है, इसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, चीजें उल्टी होती हैं। यहाँ पर क्या होगा कि क्लाइंट प्रॉक्सी को मारेगा, ठीक है, और प्रॉक्सी सेम डिटेल को सर्वर को दे देगी और सर्वर से डिटेल लाके फिर क्लाइंट को देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट को नहीं पता चलता सर्वर कौन है,
उसको लगता है ये प्रॉक्सी जो है यही उसका सर्वर है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सब कुछ यहाँ पर कर रहे हो। सर्वर यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहता है, सर्वर क्लाइंट को नहीं पता चलता कि असली सर्वर कौन सा है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट अपना सर्वर एक्सपोज नहीं करना चाहती कि क्लाइंट आके डायरेक्टली उनके सर्वर से रिक्वेस्ट कर सके। हो सकता है उनके सर्वर में कुछ सिक्योरिटी कंसर्न हो, उनके पास कोई सेंसिटिव डाटा हो, इसके कारण वो रिवर्स प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप कुछ हैकिंग करेंगे या कोई डाटा ब्रीच भी होगा तो वो सिर्फ प्रॉक्सी से होगा, ना कि सर्वर से। इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है रिवर्स प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने का। अब देख लेते हैं सिक्योरिटी क्या होती है। अब जो सिक्योरिटी है ना, इसमें पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने पड़ते हैं सिक्योरिटी में। पहला ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, दूसरा ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? आपको वहां प्रूव करना पड़ता है कि आप वही इंसान हैं जो काम करने आए हैं। तो यहाँ पर प्रूविंग होती है कि आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे लॉगिन और पासवर्ड देकर आप प्रूव करते हैं किसी वेबसाइट पे कि मैं ही हूँ जिसने ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। लॉगिन पासवर्ड लेकर आप प्रूव करते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किन कामों के लिए ऑथराइज हो। आपने लॉगिन और पासवर्ड डाल दिया, लेकिन क्या आप जाके नेटफ्लिक्स का सर्वर देख सकते हैं या किसी मूवी के नेटफ्लिक्स की वेबसाइट से हटा सकते हैं? नहीं। आप सिर्फ जाके मूवी वॉच कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपना लाइक डिसलाइक बता सकते हैं, ऐसी काम ही कर सकते हैं। तो आप एथराइज किन कामों के लिए वो। लेकिन जो नेटफ्लिक्स का एडमिन होगा जो कंपनी का पीछे का डिपार्टमेंट देख रहा होगा, बैकएंड, वो तो मूवी अपलोड भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, उसको उसके पास इस तरह की ऑथराइजेशन है। तो बेस्ड ऑन योर लॉगिन एंड पासवर्ड आपको एक ऑथराइजेशन मिलेगा कि आप जाके इस किसी भी एप्लीकेशन में क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है बेसिक ऑथेंटिकेशन। बेसिक में क्या होता है कि आप यूजर हैं, ठीक है, किसी एप्लीकेशन पे गए, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको एक लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा। अब और जब भी आपको फिर से यूज करना होगा आप यही लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है लॉगिन पासवर्ड में? आप अपना लॉगिन और पासवर्ड बार बार डाल रहे हैं तो हो सकता है आपकी सेंसिटिव डाटा लीक हो जाए लॉगिन पासवर्ड के कारण। इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका यूज करते हैं, इसे कहते हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें भी सेम होता है, यूजर आएगा, यूजर ऐप पे लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, उसको मिलेगा लॉगिन, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वो यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर सेकेंड टाइम यहाँ पर लॉगिन तो करेगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन उसको एक टोकन दे देगा और फिर इस टोकन से वो यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर टोकन क्यों दिया गया है? टोकन बेसिकली क्या होता है, कुछ मिनट के लिए वैलिड होता है, मतलब कुछ मिनट के बाद, उसके बाद टोकन इनवैलिड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद उस टोकन से आप फिर से एप्लीकेशन पे नहीं जा सकते। आपने कई बार ऐसे कुछ वेबसाइट्स देखे होंगे जहाँ पर आप लॉगिन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ टाइम तक ना चलाएं तो वो बोलता है ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो गया, आप लॉग आउट हो चुके हैं। वो टोकन बेस यूज कर रहे हैं कि यानी कि आपको कुछ समय के लिए अपना वेबसाइट यूज करना मिल रहा है बेस्ड ऑन योर लॉगिन, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो हुआ है वो टोकन बेस हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तीसरा जो तरीका वो आप बहुत यूज करते हैं वो है ओओथ। इसमें क्या होता है, आपने एक प्रॉब्लम देखा होगा कि ढेर सारी वेबसाइट है यूजर के पास। आज के समय में फूड ऐप करने से लेकर हर चीज का ढेर सारी वेबसाइट है। अब सबका यूजर पासवर्ड तो याद नहीं किया जा सकता, और कोई नई वेबसाइट आ गई तो आप सोचते हैं इस पर मैं क्यों यूजर पासवर्ड अपना डाटा दूं। तो यहाँ पर क्या आता है, थर्ड पार्टी आती है। थर्ड पार्टी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होती है, और ये फेमस वेबसाइट है जैसे गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन। आप क्या करते हैं, ये वेबसाइट, ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करती हैं गूगल, फेसबुक से कि आपके बेस आपका क्रेडेंशियल लेकर वो यहाँ पर यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा गूगल का सिंबल मिला होता है, फेसबुक का, लिंक्डइन का। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करते हैं, अपना गूगल अकाउंट डालते हैं, गूगल अकाउंट बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता है इनको,
जिसके बेसिस पे ये इनको ऑथेंटिकेट कर पाता है कि इनका नाम क्या है, इनकी एज क्या है, कि काम कर सके। तो इस तरह का इस्तेमाल जब किया जाता है उसे ओ ओथ कहते हैं। आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।